वो हॉस्पिटल में थी। सामने आईसीयू में उसके पापा मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहे थे। वो बाहर बेंच पर बैठी थी और उसके आंसू बहते बहते सूख गए थे। निहारिका भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पापा ठीक हो जाए। ये दूसरा हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उसे पहले भी बताया था कि उसके पापा का हार्ट कमजोर है और हर टेंशन से उन्हें दूर रहने को कहा था। लेकिन आज जो भी हुआ उसके लिए वो किसको दोष दे? श्रवण को या फिर खुद को? श्रवण के साथ इतने साल बिताने के बाद भी वो श्रवण को पहचान ना सकी। उसे अपने दिल में तो जगह दे दी थी उसने, पर उसके दिल में क्या था ये वो जान ना सकी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जिंदगी के इतने साल उस आदमी के आगे पीछे घूमकर बर्बाद कर दिए थे जिसने एक ही झटके में उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसके पापा की कंपनी की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। तभी अचानक उसे एक दिन श्रवण ने खुद ही सामने से आकर कहा था कि वो उसके पापा की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। मित्तल कॉरपोरेशन उस समय बहुत ऊंचाई पर थी। उसके दादा ने अपनी मेहनत से वो कंपनी खड़ी की थी। उसे अचानक से उसकी यूं मदद करना निहारिका को समझ नहीं आया था, क्योंकि श्रवण एक ऐसा लड़का था जो सबसे दूर रहता था। न ज्यादा किसी से बात करना, न ज्यादा किसी के साथ घूमना, बस उसे अकेले रहना ही पसंद था। लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जो भी लड़की उसे एक बार देखती तो उसे पाने के बारे में जरूर सोचती थी। आने वाले समय में श्रवण ही मित्तल कॉरपोरेशन का मालिक था। उसके मॉम डैड नहीं थे, सिर्फ दादा और दादी थे। अच्छी कदकाठी, सुडौल शरीर, छोटे छोटे सिर के बाल, हमेशा से डिजाइनर कपड़े पहनने का शौक। बिल्कुल वो किसी राजकुमार की तरह दिखता था। कभी भी झगड़ा मारपीट, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी उसने। निहारिका ने भी उसे इसी तरह से ही देखा था। लेकिन जब निहारिका ने पूछा कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है, तो उसने का हाथ पकड़कर उसे दीवार के सहारे खड़ा करके कहा था, मैं जब से इस कॉलेज में आया हूं बहुत सी लड़कियों ने मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की है जिसमें मुझे कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है निहारिका, तब से मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। जब भी तुम हंसती हो तो तुम्हारे ये गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं निहारिका। तुम्हारी ये झील जैसी खूबसूरत आंखें जब कभी मुझे देखती हैं, सच कहता हूं मैं इनमें अपना ही अक्स देखना चाहता हूं। इन गोरे गोरे गालों पर जब भी लाली आए तो सिर्फ मेरी वजह से आए। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं निहारिका। उसने निहारिका को पकड़कर कहा था तो निहारिका के दिल की धड़कनें किसी ट्रेन की तरह तेज हो गई थी। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि निहारिका भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी कह न सकी। न सुनने का जो डर था उसे, वो उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा था। तभी श्रवण की नजरें उसके आंसुओं पर गई तो जल्दी से वो निहारिका से दूर हो गया था और गिल्ट भरी आवाज में कहा, आई एम सो सॉरी निहारिका, मैंने पता नहीं कैसे तुमसे ये सब कह दिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें आगे से कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर श्रवण वहां से जाने को हुआ ही था कि निहारिका ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया था। श्रवण एकटक उसे देखता रह गया था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निहारिका ने उसे जाने से रोक लिया था। और उसी वक्त निहारिका ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगा लिया था। उसकी दिल की धड़कनें किसी ढोल की तरह श्रवण के कानों में बज रही थीं। श्रवण ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। कितना हसीन पल था वो। निहारिका तो उसकी जिस्म की खुशबू में खो सी गई थी। उसे उस वक्त श्रवण की बाहों में एक सुकून, एक अपनापन महसूस हो रहा था। निहारिका जी, निहारिका जी। तभी किसी की आवाज उसके कानों में गूंजी और वो अपने पास लाइफ से वापस आ गई।
उसके सामने एक नर्स खड़ी थी। निहारिका हड़बड़ाकर उठी और बोली, जी कहिए। निहारिका मैडम, आपके बिल की पेमेंट बाकी है तो आप ऑपरेशन की फीस की पेमेंट जमा कर दीजिए। जी जरूर। इतना कहते ही वो काउंटर की तरफ गई और पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड दे दिया। वो स्लिप का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उस काउंटर वाले आदमी ने कार्ड वापस करते हुए जो कहा, उसे सुनकर निहारिका के तो होश ही उड़ गए। मैडम, ये कार्ड काम नहीं कर रहा। निहारिका ने दूसरा कार्ड दिया, लेकिन फिर वही सुनने को मिला, सॉरी मैम, ये कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर निहारिका थोड़ी परेशान हो गई। फिर उसने फोन करके पता किया तो पता चला कि उसके सभी कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया था। जॉइंट अकाउंट होने की वजह से उसके सभी बैंक अकाउंट्स अब श्रवण के कब्जे में थे और उसके साइन के बिना वो एक पैसा भी नहीं निकाल सकती थी। डाइवोर्स के साइन करने के बाद श्रवण ने सारे अकाउंट्स अपने अंडर कर लिए थे। निहारिका को गुस्सा आने लगा। उसी वक्त उसने श्रवण को फोन किया, लेकिन श्रवण उसका फोन नहीं उठा रहा था। इसलिए निहारिका ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और श्रवण से मिलने के लिए निकल गई। वो ऑफिस गई तो पता चला कि श्रवण घर चला गया था। फिर निहारिका कुछ ही देर में उसके घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। समय भी कितना बलवान है, जिस घर में वो बेधड़क आ जा सकती थी, आज उसे उसी घर की बेल बजानी पड़ रही थी, क्योंकि श्रवण ने उसके फिंगरप्रिंट लॉक से हटा दिए थे। बीते कुछ ही घंटों में श्रवण ने उसकी हर एक चीज को अपनी जिंदगी से ऐसे तबाह कर दिया था जैसे वो उसके साथ किसी बोझ में जी रहा हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और श्रवण उसके सामने था। इससे पहले कि निहारिका कुछ बोल पाती, श्रवण की नफरत भरी आवाज उसके कानों में गूंज गई। क्या लेने आई हो यहाँ? निहारिका ने नर्वस होकर अपने होंठ को हल्के से काट लिया और बोली, तुमने मेरे अकाउंट को। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, श्रवण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओहो, तो तुम इसलिए आई हो? इतना कहते ही श्रवण अंदर आ गया। निहारिका भी उसके पीछे पीछे आ गई। शायद तुमने पेपर साइन करते वक्त अच्छे से पढ़े नहीं थे। इतना कहते ही श्रवण ने टेबल पर पड़े पेपर उठाए और निहारिका के हाथ में थमाकर आराम से सोफे पर बैठ गया। निहारिका ने पेपर पढ़े तो उसे तेज गुस्सा आया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मेरे साथ धोखा किया है तुमने। तुमने सिर्फ शेयर की बात की थी, मेरे अकाउंट के सारे पैसे और मेरी प्रॉपर्टी की बात नहीं की थी तुमने। हो निहारिका, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हें साइन करने से पहले एक बार पेपर पढ़ तो लेने चाहिए थे। श्रवण के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। निहारिका अच्छे से जानती थी कि उस वक्त जानबूझकर श्रवण ने उसे साइन करने को कहा था, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसे सिर्फ अपने पापा को बचाना सबसे जरूरी था। निहारिका ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तो श्रवण अपनी जगह से उठा और निहारिका की आंखों में देखकर बोला, भूलो मत कि ये मेरा घर है और मेरे साथ जरा तमीज से बात करो। निहारिका रायचंद। निहारिका को लगा कि जैसे श्रवण ने उसकी आत्मा को शरीर से निकल दिया हो और उसके दिल टूटने की आवाज सिर्फ उसने ही सुनी थी। निहारिका चंद। श्रवण ने पहली बार उसे इस नाम से बुलाया था। इससे पहले तो वो उसे सिर्फ क्यूटी ही कहता था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन अब वो और कमजोर नहीं रहने थी। उसने झट से अपने आंसू साफ किए और बोली, मिस्टर मित्तल, मैं जानती हूँ आपने जानबूझकर ये सब किया है। हाँ, सही समझा तुमने। मैंने ये सब जानबूझकर किया है और अब तुम जा सकती हो। वो क्या है ना कि आज मैं चैन की नींद लेना चाहता हूं। श्रवण के मुंह से ये सुनकर निहारिका का उस घर में दम घुटने लगा था। उसे लगा उसका दिल कभी भी फट सकता है, जिसे वो घर समझती थी। अब वो घर नहीं, नर्क लगने लगा था और वो उल्टे पैर ही वहां से वापस आ गई। बाहर आते ही बेतहाशा उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसे लगता था कि शायद रोने से उसका दिल हल्का हो जाएगा। इसी आस में वो जी भर के रो रही थी, लेकिन उसका दिल हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना वो रोती, उतना ही उसका दिल और रोने को कहता।
वो आसमान की तरफ देखने लगी। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आया। उसने फोन उठाया तो उसे पता चला कि उसके पापा की हालत ठीक नहीं है। और पेमेंट की बात सुनते ही निहारिका अपनी जगह से उठी और लीना को फोन करने लगी। लीना ने फोन उठा लिया। निहारिका ने लीना से पैसे की बात की तो लीना ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, देखो निहारिका, वो भले ही मेरे पापा हैं, लेकिन उनकी सबसे चहेती तो तुम हो। उन्होंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और मैं किसी ऐसे आदमी के लिए अपने पैसे नहीं दे सकती जो मुझे 1% भी प्यार न करे और कद्र ना करे। ये तुम क्या कह रही हो लीना? पापा हम दोनों से प्यार करते हैं और तुम तो उनकी बड़ी बेटी हो। अच्छा, तो उन्होंने कंपनी के ज्यादा शेयर तुम्हारे नाम क्यों किए? उस वक्त तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि पापा रहने दो। लीना भी आपकी बड़ी बेटी है और अब तुम मुझसे बड़ी बेटी होने की वजह से मुझसे पैसे मांग रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें और मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना निहारिका। और आगे से फोन करके मुझे परेशान मत करना। गेट लॉस्ट। लीना ने गुस्सा करते हुए फोन काट दिया था और निहारिका की आंखें फिर से भर आई। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? वो उदास मन से वापस हॉस्पिटल आ गई, जहां उसके पापा को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो उनके पास बैठ गई। उसके पापा अभी बेहोश थे। शायद दवाई का असर था। अपने पापा को ऐसे देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने अपने पापा का हाथ लिया और सहलाते हुए बोली, आप फिक्र मत करना पापा, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और हम फिर से साथ साथ रहेंगे। उसने कुछ समय अपने पापा के साथ बिताया और फिर पैसों का इंतजाम करने के लिए वहां से निकल गई। उस वक्त निहारिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कहां से करे। कुछ सोचते हुए वो एक कार शोरूम की तरफ गई और बहुत कोशिश करने के बाद एक आदमी ने उसकी गाड़ी के बदले उसे पैसे दे दिए। वो तुरंत ऑटो करके हॉस्पिटल पहुंची और उसने वो बिल क्लियर कर दिया। अपने पापा के पास गई और उनको अपनी भीगी आंखों से देखने लगी। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर उनको ऐसे देखने के बाद वो उनके कमरे में दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और अपनी दर्द भरी भारी पलकों को बंद कर लिया। और वो बैठे बैठे ही नींद की आगोश में चली गई। एक दिन गुजर गया। वो अभी भी हॉस्पिटल में ही थी। फिर अचानक से वहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने निहारिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से पता चला कि उसके हस्बैंड ने ही उस पर केस कर दिया था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब श्रवण और क्या चाहता है। उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर, सारे अकाउंट, सब कुछ तो वो पहले ही ले चुका है। तो फिर ये नया खेल क्यों? क्या सब कुछ लेकर भी और उसके पापा को इस हाल में पहुंचाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा? निहारिका का दिल चीख चीख कर श्रवण से ये सवाल करना चाहता था, मगर वो मजबूर थी। केस बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसको एक बार भी अपने पापा से मिलने तक का मौका नहीं दिया गया। निहारिका का दोस्त मानव उस समय विदेश में था और जब उसे निहारिका के बारे में पता चला तो उसे श्रवण पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रवण निहारिका के साथ कभी कुछ ऐसा करेगा। वो उसी वक्त वहां आना भी चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो नहीं आ पाया। उसने वक्त की नज़ाकत को समझा और निहारिका के लिए वहां रहकर ही एक बेस्ट वकील को हायर किया। तो निहारिका रायचंद, कैसा लगा मेरा वार? श्रवण की आवाज से निहारिका उसी कोर्टरूम में वापस आ गई। सामने खड़ा आदमी बेशर्मी से उसे देखकर हंस रहा था। निहारिका ने उसे इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। तभी श्रवण ने उसे आवाज देकर कहा, चलो अच्छा है, तुम्हारे जेल जाने से पहले ही तुम्हारे बाप की आत्मा को शांति मिल गई, वरना कहां वो इस उम्र में कोर्ट के धक्के खाता फिरता। उसकी बात सुनकर निहारिका के पैर जम से गए। वो बिल्कुल शॉक हो गई। वो भागते हुए वापस आई और श्रवण का कॉलर पकड़कर बोली, क्या कहा तुमने? यही कि तुम्हारा बाप यानी मेरा एक ससुर मर गया। अब तुम ही बताओ, आखिर जब किसी बाप को पता चले कि उसकी बेटी दूसरों के साथ रंगरलियां मनाती फिरती हो और दूसरे गलत कामों में भी उसके चर्चे हो, तो वो भला कैसे जी सकता है? वैसे भी उस बुढ़े का दिल इतना भी मजबूत नहीं था कि अपनी ही बेटी को सजा होते हुए देख सके।
इसलिए हार्ट अटैक आया और कमबख्त मर गया। उसकी बात सुन के निहारिका धाम से नीचे गिर गई। श्रवण उसे रोते बिलखते हुए देखना चाहता था, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह नीचे जम सी गई थी। उसकी आंखों में पानी की एक बूंद भी नहीं आई। कुछ देर बाद जज साहब फिर से वापस आ गए और कार्यवाही फिर से शुरू की गई। अब डिफेंस निहारिका के वकील की थी और उसने सबसे पहले उस सीढ़ी के बारे में बताया। माय लॉर्ड, मिस्टर मानव निहारिका जी के सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और वो विदेश जाने से पहले निहारिका जी से मिलने आए थे। दोनों ही साथ में शॉपिंग करने गए थे। तभी किसी ने वो वीडियो चुपके से बना ली होगी, जो अदालत में गलत तरीके से पेश की गई है। इस बात को सुनकर कोर्ट में बैठे बाकी लोगों के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। वकील की बात सुनकर लीना थोड़ी टेंशन में आने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं निहारिका आजाद ना हो जाए, वरना उसका निहारिका को तकलीफ देने का और श्रवण को पाने का सपना ही रह जाएगा। लेकिन श्रवण के चेहरे पर अभी भी एक शातिर मुस्कान थी। निहारिका के डैड तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिस सदमे में उनकी जान गई, उस बारे में सोच सोच कर निहारिका के अंदर अब एक तूफान चलने लगा था। इससे पहले कि वकील अपनी बातें आगे जारी रखता, निहारिका ने वकील को रोक दिया और श्रवण की ओर देखते हुए अपनी भीगी आंखों के साथ बोली, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या गलत किया था मैंने तुम्हें इतने सालों में सब कुछ दिया है। बेइंतहा मोहब्बत की थी तुमसे। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती थी? लेकिन शायद तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं था। निहारिका की आंखों से उसकी बातों की सच्चाई आंसू बनकर बह रही थी और वो शायद श्रवण की आंखों में भावना का एक निशान खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। श्रवण अभी भी निहारिका को एक जहरीली मुस्कान के साथ देख रहा था। ये देखकर निहारिका ने अपना सिर झुका लिया और फिर से बोलना जारी किया, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पापा के किए गए जुर्म की सजा तुम मेरे मान सम्मान, मेरा प्यार, मेरी आत्मा, मेरा दिल सबको तबाह करके पूरा करोगे। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि आज मेरे पापा की ही नहीं, मेरी भी मौत हो चुकी है। हर ख्वाब, हर सपने, हर उस लम्हे की मौत हो चुकी है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे। मैं नहीं जानती कि मेरे पापा ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसका बदला तुमने मेरे अस्तित्व को बर्बाद करके पूरा किया है। तुम्हारी अदालत में आज उस गुनाह की सजा शायद पूरी हो चुकी होगी श्रवण, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिताए सारे पलों को भूल रही हूं। इतने साल जो हम दोनों ने अनेकों पल साथ गुजारे, वो सब अब तुम्हारे बदले के लिए मैं अपने दिल और जिंदगी से निकालती हूं। अब सब हिसाब बराबर है। ये कहकर निहारिका ने जज की तरफ अपना मुंह घुमा लिया और कहा, जज साहब, मैं मिस्टर मित्तल के लगाए हुए सारे इल्जाम कबूल करती हूं। मैंने ही मित्तल कॉरपोरेशन के सीक्रेट लीक किए हैं और इसके लिए आप जो भी सजा देना चाहे वो मुझे मंजूर है। निहारिका के मुंह से निकले ये शब्द किसी बिजली की तरह गिरे थे, जिसे सुनकर एकाएक वहां सन्नाटा पसर गया। निहारिका का वकील अपनी जगह से उठा और बातों को संभालने के लिए कुछ बोलने वाला ही था कि निहारिका ने उसे इशारा करके रोक दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए निहारिका को 2 साल कैद की सजा सुनाई दी। निहारिका की सजा सुनकर दूसरा वकील खुशी से श्रवण को मुबारकबाद देने चला गया। लीना भी खुश थी। आखिरकार अब उसका रास्ता साफ था। निहारिका अब जेल जाने वाली थी। वो भारी कदमों से श्रवण और लीना के सामने से निकल गई। इधर पता नहीं क्यों श्रवण को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने निहारिका के चेहरे को तब तक देखा जब तक कि वो पुलिस जीप में ना बैठ गई और वहां से निकल नहीं गई। निहारिका ने उस गुनाह को कबूल कर लिया था जो गुनाह उसने किया ही नहीं। क्या उसने अपने पापा की मौत और अपनी बर्बादी भुला दी थी? क्या उसने श्रवण और उसे बर्बाद करने वालों के सामने अपनी हार मान ली थी? या फिर ये एक आगाज था एक नए युद्ध का? क्या होगा अब आगे, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।